अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वापस से रिसेंट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं विद अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और आज हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। अगर हम बात करें इमेजिंग मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड तो दो तरीके से अल्ट्रासाउंड लिया जाता है। फर्स्ट वन इज़ ग्रे स्केल इमेजिंग एंड सेकेंड वन इज़ डॉपलर इमेजिंग। जब हम ग्रे स्केल इमेजिंग की बात करते हैं इसमें तीन मोड्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज़ ए मोड, next is B and third one is M mode. Let's discuss them one by one. So the first mode in grayscale imaging is A mode, जिसे हम amplitude mode भी कहते हैं और ये simplest form of अल्ट्रासाउंड इमेजिंग है और यहाँ पे जो सिग्नल्स हमें रिसीव होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है एज स्पाइक्स और हमें डिस्प्ले पे ग्राफ नज़र आता है ऑफ स्पाइक्स, जैसे आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे। इस ग्राफ में जो वर्टिकल वाई एक्सेस होती है वो डिस्प्ले करती है इको एम्पलीट्यूड। इको एम्पलीट्यूड मीन्स हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसड्यूसर और जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस होती है वो हमें डेप्थ बताती है अल्ट्रासाउंड बीम की और अल्ट्रासाउंड वेव की। ऑलराइट, ये वाला मोड जो है ये पर्टिकुलरली यूज किया जाता है इन ऑप्थोमोलॉजिक स्कैनिंग मीन्स स्टडी ऑफ eye structures. Second mode in grayscale imaging is B mode. B here stands for brightness, इसीलिए इस मोड का नाम brightness मोड भी है और इस मोड को हम काफ़ी ऑफनली यूज़ करते हैं इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। यहाँ पे जो रिसीव्ड सिग्नल्स होती है वो डिस्प्ले की जाती है एज 2 डायमेंशनल एनाटॉमिक इमेज। जैसे आप इमेज में यहाँ पे फिगर मैंने मेंशन किया आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बी मोड जो है ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं ताकि हम इवेलुएट कर सके डेवलपिंग फीटस को, या हम इवेलुएट कर सकते हैं इससे ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, स्प्लीन, किडनी, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस, ब्रीस्ट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बी मोड अल्ट्रासाउंड जो है इन शॉर्ट ये हम काफ़ी ऑफनली इस्तेमाल करते हैं, फास्ट एनफ है ये और ये हमें रियल टाइम मोशन दिखाता है ऑर्गन्स का। जो ऑर्गन्स इन मोशन होते हैं जैसे कि बीटिंग हार्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनकी मोशन भी हमें डिस्प्ले पे नज़र आती है एट द सेम टाइम। So the last mode in grayscale imaging is M mode, जिसे हम मोशन मोड और टाइम मोशन मोड भी कहते हैं और इस मोड में हम पर्टिकुलरली मूविंग स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं जैसे कि फीटस हार्ट बीट या कार्डियक इमेजिंग को। ठीक है, ये मोड जो है इसमें जो सिग्नल्स हमें रिसीव होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम द मूविंग स्ट्रक्चर्स उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू वेव्स और उनको डिस्प्ले किया जाता है कंटिन्यूसली across vertical axis, जैसे इमेज में देख पा रहे होंगे आप। So moving towards the second imaging in ultrasonography, that's the Doppler imaging. लेकिन डॉपलर इमेजिंग में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि जब आप डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करेंगे तभी आपकी डॉपलर इमेजिंग पॉसिबल है। डॉपलर इफेक्ट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया क्रिश्चियन डॉपलर ने इन 1843 और इस डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो सिंपली फॉर एग्जांपल आप एक सोर्स ऑफ साउंड लेंगे एंड दैट साउंड फॉर एग्जांपल इट्स अ मूविंग सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, वहां से जब साउंड इमिट होगा उस साउंड की फ्रीक्वेंसी में जब एक इरप्ट चेंज आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी में जब चेंज आएगा उस चेंज को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसलिए मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया डॉपलर इफेक्ट को एज it is the change in the perceived frequency of sound emitted by a moving source. So because of Doppler effect, Doppler imaging में हम दो चीजों को स्टडी कर सकते हैं। First one is moving tissue, for example heart और fetus is also the moving tissue, क्योंकि आपने देखा होगा काफी बार प्रेग्नेंट लेडी में Doppler imaging लेना पड़ता है इन अल्ट्रासाउंड ताकि हम fetus की स्टडी कर सके, because fetus is the living moving tissue. Next is blood flow, means because of Doppler effect in Doppler imaging we can study blood flow. Blood flow में तीन informations आप gain कर सकते हैं blood की। First is presence और absence of blood flow, means जिस part of body पे आप Doppler imaging कर रहे हो जिस body part का क्या उधर पे blood flow है या नहीं है। Next is direction, means blood flow की direction क्या है। Velocity of blood flow, means किस speed से जो blood है वो flow कर रहा है। अब हम देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट कैसे काम करता है इन डॉपलर इमेजिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था इन माय रीसेंट लेक्चर अबाउट ट्रांसड्यूसर, तो मैंने कहा था कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा पार्ट होता है अल्ट्रासाउंड मशीन का जिसके थ्रू जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो ट्रांसमिट भी होती है बॉडी में और वापस से जो इकोज रिफ्लेक्ट बैक होते हैं वो भी रिसीव करता है ये
ट्रांसड्यूसर। तो इसलिए ट्रांसड्यूसर को हम कह सकते हैं दैट इट एक्ट्स एज बोथ ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड में भी सेम होता है, जो ट्रांसड्यूसर है वो एक्ट करता है बोथ एज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो जब हमें ब्लड फ्लो को इन्वेस्टिगेट करना होता है, यही ट्रांसड्यूसर जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स को बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करता है, और उसके बाद से जो इंफॉर्मेशन गेन होती है वो इको बैक हो जाती है और वापस से रिसीव करता है ये ट्रांसड्यूसर। ये इमेज आप चेक कर पा रहे होंगे, दिस इज द ट्रांसड्यूसर एंड दिस इज द ब्लड फ्लो जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन। एरो शोइंग द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अब अगर आप ये वाला एरो चेक करेंगे, इट्स इंडिकेटिंग दैट जो ट्रांसड्यूसर है उसके थ्रू ट्रांसमिट हो रही है अल्ट्रासाउंड वेव्स इनटू ब्लड, और ये वाला एरो इंडिकेट कर रहा है कि जो बैक स्कैटरिंग हो रही है इकोज की फ्रॉम ब्लड टुवर्ड्स ट्रांसड्यूसर। सो ट्रांसड्यूसर इज रिसीविंग दीज बैक स्कैटर्ड इकोज फ्रॉम ब्लड। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इस अल्ट्रासाउंड वेव की जो ट्रांसमिट हो रही है इन ब्लड, उसको हम इंडिकेट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को एज एफटी, मींस ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी रहती है बैक स्कैटर्ड इकोज की, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है अबाउट द ब्लड फ्लो, उसको हम इंडिकेट करते हैं एज एफ आर, जिसको हम कहते हैं रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। सो आफ्टर रिसीविंग द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ट्रांसड्यूसर, ये चली जाती है इन द अल्ट्रासाउंड मशीन, जहां पे इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर किया जाता है और जो रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, एंड दैट्स डिनोटेड बाय एफडी। एफडी नोन एज डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। और यही डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है जो डिटरमाइन करता है द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो एंड द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैं पहली एग्जाम्पल लेती हूँ। इस इमेज को आप चेक कर पा रहे होंगे, यहां से ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी आ रही है टुवर्ड्स द ब्लड एंड ये रिसीव हो रही है। तो आफ्टर रिसीविंग द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, ये चली जाती है अल्ट्रासाउंड मशीन में फॉर प्रोसेसिंग, जहां पे इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, दोनों फ्रीक्वेंसीज को। एंड फॉर एग्जाम्पल, आपको इस एग्जाम्पल में ये पता चला कि जो आपका डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है वो ये बोल रहा है कि जो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम लिख सकते हैं एफ आर इज ग्रेटर देन एफ टी इन दिस केस। ठीक है, तो जहां पर भी रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, इट मींस वहां पे जो डॉपलर शिफ्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे इसको एज पॉजिटिव डॉपलर शिफ्ट, क्योंकि जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। और जहां पे भी पॉजिटिव डॉपलर शिफ्ट होगा, ये आप याद रखेंगे कि वहां पे जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो होता है टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर। सो इट्स, यहाँ पे इमेज में आप चेक कर पा रहे होंगे, जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर यहाँ पे टच करता है और फ्लो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। सो नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो रिसीव फ्रीक्वेंसी है ये चली गई ट्रांसड्यूसर में, और उसके बाद ये दोनों फ्रीक्वेंसीज कंपेयर होती है इन अल्ट्रासाउंड मशीन, और हमें जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मिला ये हमें ये बताता है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि जो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है ये काफी ज्यादा है फ्रॉम रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी इज मोर देन रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इधर पे आप याद रखेंगे जब भी ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है फ्रॉम रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, उस टाइम पे जो डॉपलर शिफ्ट होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहां पे आएगा नेगेटिव डॉपलर शिफ्ट। और जहां पर भी नेगेटिव डॉपलर शिफ्ट होगा, आप याद रखेंगे वहां पे जो डायरेक्शन होती है ब्लड फ्लो की वो होती है अवे फ्रॉम ट्रांसड्यूसर। सो मैं लिख सकती, यहां पे मैं मेंशन करूंगी कि फ्लो जो है वो इस तरह से, ठीक है, ब्लड फ्लो यहां से यहां जा रहा है, मींस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे। इसी एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी और रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी है ये सेम होंगे, इक्वल होंगे। उस टाइम पे उस एरिया में कोई भी ब्लड फ्लो या मूवमेंट नहीं होती है, और जो आपका डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा वो 0 के बराबर होगा।
Therefore, as a result, हमें इन 3 एग्जाम्पल से ये पता चला कि डॉपलर इफेक्ट ने कैसे काम किया इन डॉपलर इमेजिंग। क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन वगैरह बता दी थी कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जहां पे मैंने बताया था कि जब भी एक इरप्ट चेंज आ जाती है इन परसीव्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो इमिट होती है फ्रॉम मूविंग सोर्स, यहां से तो यहां इस सोर्स से हमें एक अल्ट्रासाउंड बीम प्रोड्यूस हुई जिसको हमने ट्रांसमिट किया टुवर्ड्स ब्लड। लेकिन ब्लड जो ये फ्लो कर रहा है यहाँ पे, इस फ्लो की वजह से इस फ्रीक्वेंसी में इरप्ट चेंज आ गई और जो बैक स्कैटर हो गई फ्रीक्वेंसी, दैट्स द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, जिसमें चेंज आ गई फ्रीक्वेंसी में इसके। तो इधर पे क्या आ गया, इधर पे डॉपलर इफेक्ट हो गया, जिस वजह से डॉपलर इमेजिंग पॉसिबल हो गई। ऑलराइट, और अगर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा तो आपको डॉपलर इमेजिंग में जो डॉपलर शिफ्ट है वो नहीं नजर आएगा। जैसे मैंने कहा देयर इज जीरो डॉपलर शिफ्ट एट द टाइम जब ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी एंड रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, मीन्स कोई भी इरप्ट चेंज नहीं आती है फ्रीक्वेंसी में। सो हियर इज एन इक्वेशन फॉर डॉपलर शिफ्ट सिग्नल FD, दैट्स 2 into FT into V into cos theta divided by C, जिसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ नीचे सबका लिखा हुआ है। तो यहाँ इस इक्वेशन में आपको एक बात याद रखनी है कि ये इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट करती है रिलेशनशिप बिटवीन डॉपलर शिफ्ट सिग्नल एंड ब्लड फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो डॉपलर शिफ्ट सिग्नल मीन्स FD है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ब्लड फ्लो वेलोसिटी के, जिसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी जो ब्लड फ्लो की वेलोसिटी है वो ज्यादा है तो जो डॉपलर शिफ्ट सिग्नल होगी वो भी लार्ज होगी, एंड इट्स वाइस वर्सा, मीन्स अगर वेलोसिटी कम होगी तो डॉपलर शिफ्ट सिग्नल जो है वो भी कम होती है। अब हम बात करते हैं डॉपलर एंगल की, मीन्स कॉस थीटा एंगल, जो हम एंगल रखते हैं ट्रांसड्यूसर का। एक्चुअली जो ये डॉपलर एंगल होता है ये बताता है कि हम ट्रांसड्यूसर का क्या एंगल रखते हैं जब हम इसको रखते हैं ऑन द पार्ट बीइंग एग्जामिन्ड। तो मोस्टली इन प्रैक्टिस आप याद रखेंगे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हम 30 to 60 डिग्री एंगल रखते हैं ट्रांसड्यूसर का। 30 to 60 डिग्री एंगल जो हो गया ये स्मॉलर एंगल होता है, और ये स्मॉलर एंगल जो बिटवीन डॉपलर बीम एंड ब्लड वेसल बनता है, इस वजह से क्या होता है जो डॉपलर शिफ्ट सिग्नल्स प्रोड्यूस होती है, हमें जो रिसीव होती है डॉपलर शिफ्ट सिग्नल्स वो लार्ज होती है, और हमें सिग्नल्स ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो चाहिए इसीलिए है कि हमें जो एंगल होता है ट्रांसड्यूसर का, दैट्स द डॉपलर एंगल, वो स्मॉल रहना चाहिए। अगर अब ये बढ़ गया, अगर हमने 60 डिग्री के ऊपर एंगल रख दिया डॉपलर एंगल, तो क्या हो जाता है कि जो डॉपलर बीम और ब्लड वेसल के बीच में एंगल है वो ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनने की वजह से जो डॉपलर शिफ्ट सिग्नल है वो कम मिलेगी हमें। ठीक है, तो कम प्रोड्यूस होगी, कम रिसीव होगी। और 90 डिग्री अगर आप रखेंगे तो 90 डिग्री पे टोटली आपको कोई भी डॉपलर शिफ्ट सिग्नल नहीं रिसीव होगी। So this was all about today's topic. Thank you for watching. Take care.